हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़े कक्षा 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए। जो चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए, आपको हम बता दें कि अपने कहीं आसपास के बगीचे या गार्डन में कहीं घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा या देखा होगा कि बहुत से पौधे बहुत छोटे छोटे होते, बहुत से पौधे बहुत बड़े बड़े होते, बहुत से पौधे जमीन के पृथ्वी के ऊपर ही चिपके रहते हैं, बहुत से पौधे जमीन की सतह से किसी आधार से चिपक कर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने तो इसके आधार पर हमने वृक्षों को 3 वर्गों में, पौधों को 3 वर्गों में बांटा। साग 3 वर्गों में बांटा, साग, झाड़ी और वृक्ष के बारे में। ठीक है, हम छोटे बड़े पौधों के आधार पर हमने क्या किया, पहले साग, झाड़ी और वृक्ष के आधार पर पौधों को वर्गीकृत किया गया। आपको बताए साग पौधे उन्हें कहते हैं, जैसे ये साग का फिगर है, साग पौधे उन्हें कहते हैं जिनके वो हरा होता है, साथ में क्या होता है, तना क्या होता है, कोमल होता है। तना क्या होता है, कोमल होता है। उन पौधों को हम साग पौधे कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जैसे तुलसी जी का पौधा है, उनका तना कैसा है, वो कोमल है। तुलसी जी का पौधा आपके घर में होता होगा तो देखे होंगे, वो उसका तना क्या है, कोमल है। और उसके साथ में क्या है, हरा भी है। तो क्या है, साग प्लांट में आएगा, साग पौधे में आएगा। ठीक है, झाड़ी पौधे उन्हें कहते हैं जिनके वो पौधे कुछ पौधे झाड़ी पौधे उनको कहते हैं क्या उनके तना कठोर होते हैं, साथ ही में जो उनकी शाखाएं होती है वो तने के आधार के समीप से निकलते हैं। आपने देखा होगा, झाड़ी पौधे हम उन पौधों को कहते हैं जिनकी तना तो कठोर होता है, साथ में हरे भी होता है, तना कठोर होता है, और उनकी जो उनकी शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है बच्चों, वो क्या आधार के तने के आधार के समीप से ही निकलती है, परंतु अधिक मोटा नहीं होते। क्या होते हैं, झाड़ी कहते हैं, झाड़ू बोले, झाड़ी क्या होते हैं, वो अधिक मोटे नहीं होते। ठीक है, लेकिन वो साग पौधे से थोड़ा मोटे होते। ठीक है, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। अब वो पढ़ेंगे वृक्ष किसे कहते हैं, वृक्ष पौधे किसे कहते हैं, वृक्ष वृक्ष किसे कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे, आपने देखा होगा कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, अतः इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। आपको स्पष्ट तौर पर पता होगा कि इनके जो तने होते हैं बहुत मोटे होते हैं, हाँ, गहरे होते हैं। ठीक है, इनकी शाखाएं क्या होती है, भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलता है। आपने देखा होगा, जहाँ पे इनकी तना जो निकलती है भूमि के अधिक ऊंचाई के तने के ऊपरी भाग से क्या होता है, निकलती है। इन्हें हम क्या होते हैं, वृक्ष कहते हैं। आपने देखते होंगे, जो वृक्ष होता है, वृक्ष जमीन के जमीन से ज़्यादा ऊपर जाकर उनकी जो ब्रांचेस क्या होती है, फैलती हैं, है ना। तो क्या होता है, वो तने के ऊपरी भाग से क्या निकलती है, जिसे हम वृक्ष कहते हैं। ठीक है, जो अब हम पौधे के तने के बारे में देखेंगे कि तना क्या होता है। जो तना होता है पौधों को, उसके बारे में देखेंगे, तना का क्या कार्य पौधे में। देखें, आपको बताते हैं तना का कार्य क्या है। जो जल होता है पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाने का काम तना करता है। आपको पता है, सिंपल भाषा में आपको बता दें कि जो तना होता है, जो तना होता है ना, वो जल को एब्जॉर्ब कर पूरे शरीर के पौधे के पूरे प्लांट में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तना करता है। ठीक है, तो हम पत्ती के बारे में, जो पत्ती होती है उनकी क्या करती है, आपको बता दें। जो पत्ती पत्ती जो लीफ होती है पौधे में जो पत्ती का कार्य होता है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करके प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का कार्य करती है। क्या करती है, भोजन बनाने का कार्य करती है। आपको बता दें, यह तने की किस प्रकार से जुड़ी होती है, आपको बता दें। पत्तियां तने से किस स्थान पर जुड़ी होती है, जिस स्थान पर वो गिरती है उसे क्या कहते हैं, प्रबंध कर। पत्तियां जो होती है तने को अपने तने से किस जगह से जुड़ती है, उस जगह को क्या कहते हैं, प्रबंध कहते हैं। ठीक है, और पत्तियों के चपटे भाग में एक फलक होता है, जैसे ये फलक है, चपटे भाग को, जो पत्ती चौड़ा हो उसको चपटे को कहते हैं, फलक कहते हैं। और पत्ती के भागों ये क्या, मध्यशिरा के बीच में, तो ये दिखाई दे रही है मध्यशिरा के बीच में एक छोटे से, उसके आसपास किनारे किनारे सिरा पे, इनको सिरा विन्यास कहते हैं। और आपको तो देखा होगा कि बहुत से पत्तियां होती हैं, जलती है। आपको बता दें, जो पत्तियों का मेन कार्य क्या होता है, पत्ती क्या होती है, हरे होती है, हरे प्रकाश के पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ मिलता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका उपयोग करते, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण करता है। आपको बता दें, जो क्लोरोफिल पाया जाता है, वो क्लोरोफिल क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने के कार्य होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का, जल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या यूज करते हैं, और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। अपने अंदर से ऑक्सीजन में क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधे के विभिन्न भागों के रूप में संग्रहित होता है। आपको बता दें, जो पौधे होते हैं, जो भोजन बनाते हैं, वो पौधे के विभिन्न भागों में क्या होता है, वो मंडल के रूप में क्या होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है जड़ क्या होता है, जड़ के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। अभी तक हमने पौधे के प्लांट के बारे में, जो तना और पत्ती के बारे में पढ़ा था।
लेकिन हम आज पढ़ेंगे कि जड़ में क्या होता है, पौधों में जड़ किस लिए पाया जाता है और इनका क्या कार्य है। ठीक है, जैसे आपने देख रहे हैं कि बूझो और पहेली अपने अपने पौधों को क्या अच्छे से पानी दे रहे हैं। पौधों को कौन सा भाग मिट्टी के अंदर, आइए इनके पौधे के कौन सा भाग है जो मिट्टी के अंदर है। ठीक है, और आइए इनके क्रियाकलाप के द्वारा आपको इस बारे में जानेंगे जो जड़ क्या है, जड़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको क्या करना, दो गमले ले, कुछ मिट्टी खुरपी और ब्लेड तथा कैंची या एवं जल का लेना है। ठीक है, जल लेना है। आपको क्या क्या लेना है, दो गमले लेना है, कुछ मिट्टी लेना है, खुरपी भी लेना है, ब्लेड लेना है और कैंची लेना है और जल भी लेना है। ठीक है, बगीचे में किसी खरपतवार के एक जैसे दो पौधे सावधानी से उखाड़े। क्या करना है आपको, बगीचे में जाना है, एक खरपतवार वाला जो प्लांट होगा उस पौधे को क्या उखाड़ कर लेकर आना है, वो लेकर और सावधानी से उखाड़ कर लेकर आइए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। आपको क्या करना है, जड़ सहित आपको लेकर आना है। खरपतवार के आपको क्या करना, पौधों को लेकर आना, पौधों को एक गमले की मिट्टी में डालकर लगा दीजिए, डाल देना है, लगा देना है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, दूसरे पौधे की जड़ों को काट लेना है। आपको बताते एक पौधे को लेकर आना, वो पौधे को एक गमले की मिट्टी में डालकर लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा पौधा जो लिए पौधे की जड़ों को काट दीजिए और दूसरे गमले में लगा दीजिए। ठीक है, ये नियमित रूप से जल देना है। आपको क्या करना है, एक सप्ताह के पश्चात इसका परीक्षण देखना है कि यह क्या दोनों स्वस्थ है। ठीक है, दोनों में आपको बता दें, दोनों नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं। आपको जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए क्या क्रियाकलाप आपको बता दें। आपको क्या करना, दो प्लांट लेना है, दो प्लांट और दो गमले। आपको क्या करना, अपने बगीचे से जाकर खरपतवार जितने भी प्लांट होते हैं उनमें से दो को उठा कर लेकर आना है। आपको एक गमले में बिना जड़ काटे ही उसको क्या लगा देना है, एक गमले में जड़ को काट कर लगा देना है। जो पौधा होगा आपको नियमित रूप से क्या दोनों को जल देना है। आपको एक सप्ताह बाद देखना है कि क्या दोनों स्वस्थ पौधे, आपको पता है जो जड़ होगा, जिनको हम जड़ के सहित लगाए वो पौधा क्या पनपेगा, वो पौधा क्या ग्रो कर, जिनका जड़ हम काट दिए वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा मुरझा जाएगा। ठीक है, एक और क्रियाकलाप करते, जैसे आपको बताया था, मक्का और चने के बीज लेना है और रुई तो कटोरी तथा जल लेना। ठीक है, मक्का और या आपके घर में मक्का ना मिले तो चने का एक बीज ले लीजिए, साथ में रुई लीजिए और कटोरी तथा जल रखे। ठीक है, आप क्या देखते हैं, दो कटोरी लीजिए। इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। क्या करना है, दोनों कटोरी लेना, दो कटोरी लेना, दोनों कटोरी में भीगी हुई जल से भिगो कर उसको रुई को रखना। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज, तो दूसरे में मक्का का दाना डालना। आपको बता दें, एक कटोरी में क्या करना है, 3-4 चने का बीज डालना है और दूसरे में क्या करना है, आपको क्या है, मक्का का बीज रखना है। ठीक है, मक्का के दाने रखिए। ठीक है, जल डालकर रुई को हमेशा क्या नम रखना है, उसको क्या नमी रख देना देते रहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा जल डालते रहिए, थोड़ा रुई को भिगोते रहिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित न बन जाए। ठीक है, बीज से उगर जो बीज है अंकुरित ना हो जाए तब तक। ठीक है, आपको क्या रुई को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी से भिगोना है। ठीक है, एक सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास। आपको क्या करना है, एक सप्ताह बाद रुई से खींचकर उन्हें एक सप्ताह बाद बीज को रुई से खींचकर बाहर निकालने का प्रयास करना है। आप क्या देखते हैं, नवोदित सरलता से रुई से बाहर खींचा जा सकता है। आपको खींचा जाता है, क्यों, ये नए नए चने अंकुरित हो चुके हैं। अब आपको बताइए, आसानी से नहीं निकल पाते। आपको देखता है कि नहीं निकल पाता, बाहर खींचा जा सकता है। आपको बता दें कि क्लब 6 में हमने देखा है कि हमने पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, पौधों को भूमि से आसानी से नहीं निकाल पाते। आपको बता दें, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता था। जड़ें और पौधों को मजबूती से बनाए रखने के लिए जड़ें क्या होती है, जड़ें पौधों की मिट्टी में मजबूती बनाए रखने का काम करते हैं। आपको पता है, जैसे हम नवोदित रुई को जिस चने हैं उनको क्या कहता है, रुई में भिगो कर रख दिए थे। अब उसको में से चने को बाहर निकालना आसान होता है, लेकिन आपको पता है जब जमीन में पौधा होता है, उस पौधों को निकालने के लिए हमें जड़ें के आसपास की जितनी मिट्टी होती है क्या होता है, उसको हटाना पड़ता तब तो निकलती है। तो जड़ें क्या करती है, पौधों को मजबूती बनाती है, कहते हैं मजबूती बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, जड़ें क्या करती है, पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखने का कार्य करती है।
इन्हें मिट्टी में पौधे को स्तर कहा जाता है। आपको बता दें, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्तर कहा जाता है, सपोर्ट कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, आपने देखा है कि तने और पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। आपने देखा है कि तने और पत्तियां जो होती है विभिन्न प्रकार की होती है। क्या जड़ें भी में विविधता दिखाई देती है? हमने देखा है कि बहुत से पत्तियां छोटी होती है, बहुत से पत्तियां बड़ी होती है। तने में विभिन्नता, कई तना मोटा होता है, कई तना पतला होता था। अब क्या जड़ें भी उसी तरह कई विविधता दिखाई देती है? कई क्रियाकलाप करते हैं। चित्र में 16 इसमें दिखाए गए चित्र में 4.16 4.16 में दिखाया गया ए में, और 4.16 बी में दिखाया गया। ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए फिगर में दिखाते हैं कि ध्यानपूर्वक देखना है आपको। अब चने के पौधे की जड़ को देखना है। क्या करना है? अब चने के पौधे को क्या करना है? जड़ को देखना। देखिए चने का पौधा है, इसको जड़ को देखना है। देखिए चने के पौधे को जड़ को दिखाया गया है कि चित्र 4.16 में दिखाया गया, 4.16 में दिखाया, ए में दिखाया, सामने के समान दिखाती है कि अथवा चित्र 16 की तरफ मक्का के पौधे की जड़ें कैसी है। आपको क्या करना है? चने के बीच के पौधे जड़ दिखना है, मक्के के पौधे का भी चने का जड़ दिखना है। ठीक है, जड़ों की आकृति के चित्र के साथ मिलाना है। ठीक है, खाली स्थान में मक्का तथा चने लिखिए। ठीक है, ये चना का है, ये मक्के का। ठीक है, चने और मक्के की जड़ों को क्या समानता है? आपको तो क्या देखना है, चने और मक्के में क्या देखते हैं कि दोनों जड़ों में समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की, क्या है? जड़ें दो प्रकार की होती है। क्या जड़ें दो प्रकार की है? क्या जड़ों के कुछ कुछ और भी प्रकार है? इसका पता लगाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, जो हम चने और मक्के को भिगो को रखे थे, उस चने को हम चने और मक्के को सामने लाते हैं, उनमें दोनों में अंतर करते हैं कि दोनों की जड़ें क्या हो, दोनों को देखते हैं कि दोनों की जड़ें समान है। ठीक है, जड़ें दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ऐसा प्रतीत होता है बच्चों। जब हम देखते हैं तो उसमें दोनों की जड़ में विभिन्नता दिखाई देती है, तब जाकर पता चलता है कि जड़ें दो प्रकार की होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। आपको क्या करना है, खुले मैदान अपने बागीचे में जाना है, जहाँ पर देखते हैं कि बहुत से ऐसे खरपतवार अपने आप से उग जाते हैं। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी को खोद कर निकाले। क्या करना है, कुछ खरपतवार को पौधे की मिट्टी को खोद कर निकालना है। कुछ पौधों को मिट्टी से क्या खोद कर निकालना है, जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर कर उनका निरीक्षण करना है। आपको क्या करना है, उनको जड़ सहित ही खोद कर निकालना है। ठीक है, और उनके जड़ को अच्छे से धो लेना है। उसके बाद उनको ध्यानपूर्वक देखना है कि दोनों सभी की जड़ें एक जैसी दिखाई देती हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार की जो जड़ें हैं, जड़ एक जैसी दिखाई देती है? आपको जिन पौधे की जड़ें फिगर में देखिए, पहले वाले फिगर में कि की तरह होती हैं, तो उनकी पतली होती हैं। ठीक है, उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। आपको बता दें कि जिन पौधों की जड़ें क्या होती है, एक ही तरफ होती हैं, तो उन्हें हम क्या मूसला जड़ कहते हैं। तथा छोटी और पार्श्व जड़ होती हैं। क्या होती है? छोटी और पार्श्व जड़ होती है। जिन पौधों की जड़ें फिगर बी की समान होती है, 4.17 में दिखाया गया है कि बी की समान होती है, तो उन्हें हम मुख्य जड़ नहीं होती। उनमें क्या मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। क्या उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती? लेकिन इसमें क्या होता है, सभी जड़ें समान दिखाई देती है। इन्हें हम झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। आपको बता दें, जिन जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है उनको मुख्य जड़ कहते हैं। उनसे मुख्य जड़ से छोटे छोटे पार्श्व जड़ निकलते हैं, तो उनको हम पार्श्व जड़ कहते हैं और मुख्य जड़ कहते हैं। क्या है? एक इनमें क्या होता है, इस प्लांट में देखिए कि इसका क्या है, ये जड़ इसमें एक मुख्य जड़ निकली है, उसके बाद में थोड़े छोटे छोटे जड़ निकले जिसको हम पार्श्व जड़ कहते हैं। ठीक है, उन जड़ों को हम मूसला जड़ कहते हैं। अब देखिए रेशेदार या झकड़ा जड़ में क्या होता है, उनकी कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सारे में उनका कोई एक मुख्य जड़ नहीं होता है, सभी जड़ एक समान होती है। देख रहे हैं, देखिए इनके तुलना में इनके में क्या है, सारे जड़ें क्या है, फैली हुई एक समान होती है। इनको में झकड़ा जड़ कहते हैं, इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ठीक है, तो जड़ भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी कहते हैं। ठीक है, एकत्र किए गए खरपतवार को क्या करना है बच्चों, उनको उनकी जड़ के आधार पर दो समूह में बांटना है। आपको क्या करना है,
जो जितने भी पौधे को हम एकत्र किए थे उसको खोद कर निकाले थे जड़ से, उनको धो लिए थे। अब धोए हुए जो जितने भी खरपतवार है उनको जड़ों को एकत्र आपको क्या करना है, खरपतवार पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर जो जड़ 2 प्रकार थे उनके वो क्या करना है, समूहों में बाँटना है, ठीक है? मूसला जड़ वाले पौधों को एक समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखना है, ठीक है? समूह ए के पौधे को पत्तियाँ देखना है, आपको क्या करना है, समूह ए के पौधों की पत्तियाँ तथा इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है, समूह बी के पौधों की पत्तियाँ तथा शिरा विन्यास को किस प्रकार, आपको क्या करना है, पौधे लेना, उस पौधों को लेना, दोनों पौधों को झकड़ा जड़ और मूसला जड़ में क्या करना है, बाँट देना है, उनको क्या करना है और दोनों मूसला जड़ पत्तियों को क्या होती है, जो प्लांट होते हैं उनमें देखना है, झकड़ा जड़ वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जो पत्तियाँ और जो उनका शिरा विन्यास है कैसा है, और मूसला जड़ वाले मूसला जड़ वाले जितने भी पौधे हैं उनके में देखना है कि उनकी पत्तियों में शिरा विन्यास है या नहीं है, हाँ, उनके बारे में देखना है, ठीक है? अब देखिए बूझो क्या सोचता है कि बूझो के मस्तिष्क में एक अजब सा विचार आया। बूझो सो के मस्तिष्क में क्या एक अजब विचार आएगा। यदि वो जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी, कि पौधे की जड़ें किस प्रकार की, उससे उस पौधों को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, वो पौधों की पत्तियों को देख कर भी इसका उत्तर दे सकता है। बूझो जानना चाहता है कि उसके मस्तिष्क में एक विचार आया कि यदि वो जानना चाहता है कि पौधे की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उससे उस पौधे के उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो पौधों की पत्तियों को देख कर ही बता सकता है, उसका मन में ऐसा विचार आता है। आपको क्या करना, अब ध्यान देना है बच्चों कि पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार के एक रोचक संबंध है। आपको बता दें, पौधे और वो जो सही सोचता है कि पौधे की पत्तियां पौधे की जो पत्तियां होती है उनमें जो शिरा विन्यास होता है और जड़ के प्रकार में क्या एक रोचक संबंध होता है क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास और जड़ें के प्रकार को सारणी में सही रूप से भर सकते हैं, ठीक है? हम देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण का कार्य करता है। आपको बता दें, जो जड़ें हमने देखा है कि जड़ें क्या होती है, जड़ों का जो कार्य क्या होता है, मिट्टी से जल का अवशोषण करना होता है। क्या होती है, मिट्टी से जल का क्या अवशोषण करता है। हमने देखा है कि जड़ें क्या होती है, जो रूट होता है बच्चों, वो मिट्टी से क्या करते हैं, जल का जो जल होता है उसका अवशोषण करते हैं, तथा तना जल एवं खनिज को पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों तक आपको बता दें, जो तना होता है, तना जल और खनिज को पत्तियों एवं और पौधे के अन्य भागों तक क्या पहुंचाता है। पत्तियां क्या करती है, पत्तियां संश्लेषित करती है, भोजन बनाती है, संश्लेषित करती है, तथा यह भोजन संश्लेषित करते भोजन करके फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती है। भोजन क्या करते हैं, भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में क्या होता है, संग्रहित होता है। इस प्रकार की जो कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपिकोया आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भाग को भी खाते हैं जब भोजन भंडारित होता है। आपको बता दें, जितने भी हम जैसे गाजर है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है एवं टोपिका है आदि को क्या हम खाते हैं, तो हमें पौधे के अन्य भाग से भी हमें क्या था भोजन, जहाँ भोजन भंडारित उसको भी क्या था हम खाते हैं। आपको बता दें, जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती है, मिट्टी से जितने भी जल होता है, मिट्टी से में जल से क्या करते हैं, मिट्टी से जल को क्या ऑब्जर्व करती है, और तना क्या करते हैं, तना जल एवं खनिज को, जड़ है तो तना को जल कर दे, तो जल तना क्या करता है, जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां क्या करती हैं, पत्तियां जो है जल एवं खनिज मिलता है तो क्या, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाती है। भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में क्या संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार के कुछ जड़ें जैसे गाजर है, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टिपिकोया आदि को हम खाते हैं, तो हमें पौधे के अन्य भाग भी खाते हैं। खाली पौधे जब ही नहीं खाते, पौधे के अन्य भाग भी खाते हैं, जहाँ से हमें भोजन क्या भंडार होता है, जहाँ भोजन भंडारित होता है। क्या आप इस बात से सहमत है कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? क्या आप बता सकते हैं कि तना दो तरफा मार्ग कार्य करता है, क्यों करता है? अभी हमने देखा है कि तना दो तरफा कार्य करता है। आपको बता दें कि तने में कौन सा पदार्थ है जो ऊपर की ओर जाते हैं और कौन नीचे की ओर आता है, ठीक है? आपको बताना है बच्चों को तने का कौन सा पदार्थ जो ऊपर की तरफ जाता है और कौन सा पदार्थ नीचे की ओर आता है।
अब हम अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करें, ठीक है। अब हमारा टॉपिक, अभी तक हमने तना, पत्ती और जड़ के बारे में पढ़ा है। अब हम क्या करें, पुष्प के बारे में देखेंगे कि पुष्प क्या होता है। गुलाब के आपने देखा, गुलाब के पौधे के 3 आरेख लेना है। पौधे के 3 आरेख लेना, ए देखिए ABC दर्शाए गए, ठीक है। कौन सी स्थिति में आप पौधे की भली भांति पहचान सकते हैं। आपको पौधे के 3 प्रकार दिया गया, ठीक है। एक डंठल दिया, थोड़ा पत्ती सहित और फूल सहित दिया गया। आपको भली बात उसको किस आधार पर पहचान सकते हैं, ठीक है। पुष्प के रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। अगर कोई आपसे कहे गुलाब का है, गुलाब का जो डंठल है, गुलाब का पत्ती विहीन शाखा है, ये क्या पत्ती सहित शाखा और ये क्या पुष्प सहित शाखा, ठीक है। आपको कोई इसको डंठल को दिखा दे, कहीं कि आप पहचानिए कि क्या गुलाब का डंठल है। कोई आपको कह दे कि डंठल, इसमें पत्ती भी नहीं है, तो आप कहेंगे कि डंठल, ये जो डंठल ये गुलाब का हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आप ठीक से पहचान भी ना सके। आपको बताइए, अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी, गुलाउदी न ले, क्योंकि एक पुष्प नहीं है। आपको बता दें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है, वरना पुष्पों का गुच्छ है, जैसे कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। बताइए, आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं। क्या वे चटकीले होते हैं। आपको बता दें कि अपने आसपास के घास से, गेहूं या मक्का है तथा आम तथा अमरूद के भी पुष्प पौधे को देखा होगा, पुष्प को देखा, फूल को देखा होगा। वो चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते। क्या करना है, कुछ पुष्पों को हम इकट्ठा करते हैं, उनको क्या अध्ययन। ये पहले क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, आवश्यक सामग्री ही क्या है, आपको क्रियाकलाप में करना है, तो उसको के लिए आवश्यक सामग्री क्या चाहिए। आपको एक पुष्प कलिका चाहिए, कलिकाओं तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प लेना, ठीक है। जैसे धतूरा है, गुड़हल है, गुलाब है, सरसों है, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड और कागज आवर्धक लेंस तथा जल लेना, ठीक है। आपको ध्यान पूर्वक क्या अवलोकन करना। देखिए, एक खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा होगा। आपको बता दे, जो खिला हुआ पुष्प होता है उसका प्रमुख भाग कौन सा हो सकता है। यह पुष्प की पंखुड़ियां। आपको बता दें, एक खिला हुआ भाग जो होता है, पुष्प का जो खिला हुआ भाग होता है, जिसमें खिला हुआ भाग होता है, उसको क्या, जैसे यह पुष्प है गुलाब का, कैसा है, वो खिला हुआ भाग है, ठीक है। खिला हुआ भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती है। आपको देखा होगा, गुलाब का जो होता है रेड होता है, चमेली का थोड़ा सा होता है, बहुत से चमेली जो व्हाइट कलर की होती है, क्या होता है, सफेद होता है। बहुत से पुष्प जो होते हैं जिनकी कलर पीला होता है, जो गेंदे का फूल होता है, क्या तो ऑरेंज कलर का होता है, पीला भी होता है, ठीक है। अलग अलग आपको बताइए, विभिन्न पुष्पों की जो पंखुड़ियां होती है बच्चों, वो क्या अलग अलग होती है। आपके विचार में कलिका है, जो कलिका है, कलिका में ये पंखुड़ियां कहाँ बंद थी। आपको बता दें, आपके मन में विचार आता है, जो कलिकाएं होती हैं, बर्ड कलिका होती है, कलिका में जो पंखुड़ियां कहाँ बंद थी। कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है। आपको बता दें, कलिका का प्रमुख भाग कौन सा भाग है। यह क्या आपने अध्ययन किया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई दे। आपको बता दें, यह भाग कैसे, जिस छोटी पत्ती के भांति दिखाई देते, जिन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, जैसे हम कोई कली को देखते हैं, तो कली के पत्ती के द्वारा ढका होता है, जिन्हें हम बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल, जैसे ही पुष्प खिलता है, जो कली का जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, वो नीचे की तरफ हो जाता है। देखिए, इसमें दिखाएगा बाह्यदल, ये क्या ऊपर है, ये क्या इधर नीचे, पुष्प खिल जाने के बाद नीचे हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बाह्यदल और पंखुड़ियों को भली भांति कर देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, तथा इन निम्न प्रश्नों का उत्तर देना, ठीक है। देखना भी और इन प्रश्नों का उत्तर, इनमें से कितने बाह्यदल है। आपको बता दें, इनमें से कितने बाह्यदल है, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र है। ये बाह्यदल एवं पंखुड़ियों में किन रंगों की है, बाह्यदल और पंखुड़ियाँ किन किन रंगों की है। आप फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है। आपको बता दें कि फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी होती है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं या स्वतंत्र होते हैं। आपको बताना है, क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियां अलग अलग है या संयुक्त है, ठीक है। अपनी कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन की संबंधी परीक्षण देखना है। आपको क्या करना है, अपने जो जितने भी स्टूडेंट हैं बच्चों, आप उनको क्या करना है, उनको करना है कि पुष्प के जितने आपके घर पे आसपास जितने भी पुष्प उनको लेकर आना, उनका क्या अध्ययन करना, ठीक है। देखिए, जैसे गुलाब का अध्ययन करते, गुलाब में बाह्यदलों की संख्या कितनी अनेक होती है, ठीक है। पंखुड़ियों के रंग
पंखुड़ियों के रंग एवं उनकी संख्या कितनी होती है? पंखुड़ियों के रंग और संख्या कितनी? 5 होती है। गुलाब का देखे होंगे, गुलाब का जो पंखुड़ियों के रंग होता है वो 5 होती है। रंग रंग पता पर बाह्य तल से जुड़े तो स्वतंत्र तो जुड़े होते हैं। पंखुड़ियाँ जुड़ी अथवा अथवा स्वतंत्र होती पृथक होती है। पंखुड़ियाँ स्वतंत्र जुड़ी पृथक अलग अलग होती है। ठीक है। पुकेसर स्वतंत्र तथा पंखुड़ी से जुड़े होते स्वतंत्र होते हैं। स्त्री के सर उपस्थित होता उपस्थित। ठीक है। आपको विद्यालय में किसी भी अन्य बगीचे से जाकर विभिन्न पुष्प का अध्ययन करना भी बताएं आपको, तथा अपने प्रेक्षण से साड़ी में लिखना है। आपको क्या करना, देखना है उसको, अपनी जो प्रैक्टिकल करते उस प्रैक्टिकल के लिखना है। ठीक है। साड़ी के अंतिम 2 कॉलम भरे। आपको बता दें कि आप पुष्प के आंतरिक भाग का स्पष्ट रूप से कब कब देखेंगे। आपको बता दें, जो भी तो हम ऊपर से पहचान थे कि ये प्लांट का ये पार्ट है, ये प्लांट का ये पार्ट है, लेकिन अब हम उसके आंतरिक भाग को, अंदर के भाग को कैसे पहचानेंगे? ठीक है। कब देख सकेंगे आप? जब पंखुड़ी से जुड़ी हुई, जब पंखुड़ी जुड़ी हुई अथवा जब वो स्वतंत्र है। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य। चलिए अब हम पंखुड़ी को जुड़ी हुई अवस्था में देखते हैं और स्वतंत्र अवस्था में देखते हैं। ठीक है। हम उदाहरण के लिए धतूरा या घंटाकार के पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों की स्पष्ट रूप से देख, आपको बता दें, लंबाई में काटते हैं उसको, आंतरिक भागों के स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपको पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दे। आपको बता दें, अब पुष्प के आंतरिक भाग को देखने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? को बाह्य दल और पंखुड़ियों को क्या हटा देना है, हटा दीजिए। और ध्यान दीजिए कि ध्यान देखना है कि अभी देखेंगे फिगर नंबर 4.22 में कि आपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को क्या पहचाना। आपको बताना है, आपको जब पुष्प के आंतरिक भाग को देखना है तो आपको क्या, पहले पंखुड़ियाँ और बादल को क्या हटाना होगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पुष्प के स्त्री केसर और पुंकेसर को क्या पहचान पाएंगे। ठीक है। आपको ध्यान देना है कि फिगर में कि ध्यानपूर्वक देखिए कि इनमें विभिन्न पुष्प में पाए जाने विविध प्रकार के पुंकेसर होते हैं। आपको बता दें, पुंकेसर क्या होता है? आपको देखना है कि ध्यान से देखना है कि जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं। अपने पुंकेसर की संख्या ज्ञात करना। आपको क्या करना है? पुंकेसर की संख्या ज्ञात करना। एक पुंकेसर के चित्र बनाकर उसे नामांकित करना। आपको क्या करना है? एक पौधे में देखना है कि उसमें पुंकेसर के दोनों भाग दिखाई देते हैं, दोनों भागों को पहचानना है, और उसमें जो पुंकेसर होता है पुंकेसर की संख्या को भी ज्ञात करना है। पुंकेसर को चित्र भी बनाकर नाम अपनी कॉपी में लिखना, चित्र बनाकर उसको इंडिकेट करना है। आपको बता दें, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। आपको पुष्प का जो केंद्र होता है उसको हम स्त्री केसर कहते हैं। देखिए, जो ये प्लांट है, प्लांट का जो बीच का भाग होता है यहाँ पे वो क्या स्त्री केसर होता है, फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। यदि आपको इस तरीके से ठीक से न, आप ठीक से पूरी तरह से नहीं देख पा रहे तो आपको क्या पुंकेसर को हटा देना। जैसे आपको बता दें कि 4.24 में अभी देखेंगे कि 24 से 424 में की सहायता से स्त्री केसर भागों को पहचाना होता है। क्या कहता है? फिगर में देखेंगे और उसके मैंने क्या किया, एक प्लांट में उसको जो पुष्प का जो पुंकेसर होता है क्या उन सबको हटा दिए, बाह्य दल और पंखुड़ी को भी क्या था हटा दिए। ठीक है। अब हम देखेंगे अपने पुष्प स्त्री केसर का स्वच्छ और नामांकित चित्र बना देते। ठीक है। अब हम पुष्प के आंतरिक भाग को देखेंगे। अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करना। आपको बता दें, अभी तो हम पुष्प के पंखुड़ी, बाह्यदल और उसके स्त्री के स्वरूप जनांग पुंकेसर के बारे में पहचाने। तो अब हम देख रहे थे, अब हम देखेंगे पुष्प के अंडाशय के बारे में। ठीक है। पुष्प के अंडाशय की संरचना कैसी होती है आपको बता दें। एक स्त्री केसर का सबसे निचला या फूला हुआ भाग आपको बता दें कि वह जो अंडाशय होता है या स्त्री केसर होती है, जो फीमेल गैमेट होती है, स्त्री केसर का सबसे निचला भाग, फूला हुआ भाग को, इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए इसको हम काटना पड़ता है। आपको जब स्त्री केसर का जो निचला भाग होता है वो क्या होता है? अंडाशय होता है। और जब इसके अंडाशय का अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना है? उसको लेकर काटना पड़ता है। ठीक है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। ठीक है। आपको जैसे फिगर दिखाया गया है, जैसे फिगर दिखाया गया है कि फिगर ए तथा बी में, ठीक है, अंडाशय को एक स्लाइड तथा प्लेट के अनुसार रखकर
रखो उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। आप एक लंबवत भी काट सकते हैं, एक उसको सुता का भी काट सकते हैं। अंडाशय का आवर्तन अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ भी काट सकते हैं। ठीक है, इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। अंडाशय को काट को सूखने से बचाने के लिए आपको प्रत्येक काट पर जल की बूंदे रखकर आपको बता दें, जैसे ही हम प्लांट के जो स्त्री केसर को हम काटते हैं तो उसको अंडाशय को काटते तो हैं, तो उसको सूखने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेक्शन पर जल की बूंदे रखते हैं। क्या करते हैं, जल की बूंदे रखते हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से बच्चों हम क्या करते हैं, आवर्धक लेंस अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचना का अध्ययन करते क्या आपको अंडाशय की छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, अंडाशय के आंतरिक भागों को हम अपनी नोटबुक में क्या चित्र बनाएंगे। ठीक है, पुष्प और कुछ पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के विद्यालय अगर किसी पार्क से बगीचे जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का क्या अध्ययन कीजिए। ठीक है, पुष्प के नाम जानने के लिए आपकी माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़। ठीक है, नोटबुक में जो कुछ आपने साढ़े 4.3 में लिखा था, इसका उसके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, क्या सभी फूल में बाह्य दल पंखुड़ी, आपको बता दें बच्चों, क्या सभी फूल में बाह्य दल पुंकेसर एवं पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी पुष्प में इसमें लगे अलग भाग मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्य दल तथा पंखुड़ी समान दिखाई देते हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्य दलों की संख्या पंखुड़ी की संख्या का समान होती है? आपको बता दें कि हम जानते होंगे बहुत से पुष्प होते हैं जिनमें सभी पुष्पों में बाह्य दल पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं। क्या पुष्प ऐसे भी हैं, आपको बता दें कुछ पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त जो पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता है, जैसे किसी में स्त्री केसर नहीं पाया जाता, किसी में केसर नहीं पाया जाता। ठीक है, क्या किसी भी फूल में इनमें ये भाग अलग अलग मिलते हैं? ठीक है, क्या आपने वो जो ऐसे भी देखा होगा कि ऐसे पुष्प भी देखा है जिनमें बाह्य दल तथा पंखुड़ी समान दिखाई देते हैं? ठीक है, क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ी की संख्या क्या होती है, समान होती है? क्या आप इस बात से सहमत है कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? क्या आप सभी पुष्पों की संरचना बहुत से जो पौधों के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, वो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, सभी पुष्पों की संरचना एक जैसी नहीं होती है बच्चों। विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर स्त्री केसर की संख्या में अंतर होता है। आपको बता दें जितने भी पौधे हैं उनमें जो फल पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, उनकी जो बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर तथा स्त्री केसर में क्या संख्या में अंतर होता है। सभी पुष्पों में स्त्री केसर पुंकेसर की संख्या समान नहीं होती। ठीक है, कुछ पुष्प इनमें से कुछ का भाग भी अनुपस्थित भी होती है कि बहुत से जो पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, पुंकेसर नहीं भी पाया जाता है, स्त्री केसर भी नहीं पाया जाता। ठीक है, अपने पत्ती तना जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा हमने। पौधे के इस चैप्टर में पौधों को जानने के बारे में हमने पढ़ा है कि जो पत्ती का कार्य क्या होता है, तना का कार्य क्या होता है, जड़ पौधे में किसके कार्य से पाया जाता है, किस कार्य के लिए पाया जाता है, क्या कार्य, इसके बारे में विषय में पढ़ा हम। अब हमें विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया और हमने साथ साथ में क्या करा, विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप बच्चों पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाएं पढ़े। अभी तो हमने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे कि अब हम इसको जो पुष्प के जो कार्य है उसको हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।